पर। चलिए शुरू करते हैं आज अपन कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इस अध्याय में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अम्लों के बारे में, एसिड्स के बारे में। अम्ल या एसिड कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे अगर अपन घरों में देखें तो दही है, छाछ है, नींबू है, टमाटर है, ये सारे के सारे अम्लीय पदार्थ है। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या कुछ प्रबल अम्ल होते हैं। अब जैसे इसमें कहा है स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो अपन ने अभी बात की छाछ, दही, टमाटर, नींबू, इनको तो अपन चख के पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय पदार्थ है। लेकिन कुछ अम्ल होते हैं जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन महत्वपूर्ण अम्लों की बात करेंगे, उन अम्लों को अपन चख के टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है। उसमें एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4, इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, एक है HNO3, इसको कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीन बहुत अच्छे प्रबल अम्ल है, HCl, H2SO4 और HNO3। और एक है CH3COOH जिसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। ये एक दुर्बल अम्ल, ये इतना प्रबल नहीं है जितना ये तीनों प्रबल अम्ल है। तो ये एसिटिक अम्ल है, इसको सिरका भी कहते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इन सभी अम्लों के यदि अपन सूत्र की बात करें तो इसमें HCl है, यहाँ से ये जलीय विलयन में H+ त्याग देगा। H2SO4 में भी अगर देखें तो यहाँ पर ये इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, ये H+ के 2 आयन त्याग देगा। HNO3 में भी देखें तो ये भी H+ आयन त्याग देगा। यहाँ से भी जलीय विलयन में H+ निकलेगा, यहाँ से 2 H+ निकलेंगे, यहाँ से 2 H+ निकलेंगे, यहाँ से भी H+ आयन त्याग देगा। तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। फिर बात करें अपन क्षारक की, इसको बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। यदि इसके उदाहरण देखें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, सोडियम के साथ में है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र लिखो। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये हमारे आमाशय भाग में, आहार नाल का जो जहाँ पर खाना खाते हैं, जहाँ स्टोर होता है, उसको आमाशय कहते हैं। उसमें HCl पाया जाता है। कई बार HCl की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी की शिकायत होती है, तो उस समय ये क्षार इसका सेवन किया जाता है और ये अम्लीय प्रभाव को कम करते हैं। इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जिस प्रकार से मिल्क भी अपन पीते हैं ना, उसी प्रकार ये एसिडिटी या अम्लीयता की मात्रा बढ़ने से पेट में जब अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल अम्ल है। तो क्षार में एसिटिक अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार था, और अम्ल में एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल था, और क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार। यहाँ पर भी 3 अच्छे क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये एक दुर्बल क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो क्षार में अगर देखें सब में OH है, तो ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं ना, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और ये है क्षारक, और एक शब्द होता है क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और क्षार, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं, कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं। जो जल में घुलते हैं क्षारक, उनको क्षार कहते हैं। फिर सभी पदार्थों को अपन चख के पता नहीं कर सकते कि अम्लीय है या क्षारीय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पदार्थ हानिकारक भी होते हैं। तो उसको चखना ये सही उचित पहचान नहीं है। तो इसकी पहचान के लिए जो पदार्थों का यूज करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक, अम्ल क्षार सूचक।
मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें बता देंगे कि ये माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है, उसे अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। मतलब सूचना देने वाला कि ये पदार्थ है, ये माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम का मतलब जो विभिन्न लेबोरेटरी में निर्मित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक सूचक में सबसे महत्वपूर्ण है लिटमस, और ये लीचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। लिटमस ये एक बहुत कॉमन अम्ल क्षार का सूचक है, सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, और ये आसानी से हर जगह मार्केट में उपलब्ध भी हो जाते हैं। इसके लिटमस के पेपर आते हैं, पन्ने, लिटमस पत्र कहते हैं उसको। तो ये लिटमस लीचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बाजार में नीले और लाल इस प्रकार के लिटमस पत्र मिलते हैं। नीले लिटमस, इसके साथ में हम पत्र जोड़ देते हैं, तो आपको थोड़ा आराम से समझ में आएगा। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। देखिए, अम्ल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जलाने वाले होते हैं, और ये लिटमस पत्र को भी लाल कर देते हैं। लाल एक खतरे का साइन है, तो अम्ल भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसलिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अम्ल क्षार में। फिर कृत्रिम सूचक की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में, कई बार कुछ अच्छे से एग्जाम में, अच्छे से कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें से प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक की पहचान करनी होती है। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन ये दो कृत्रिम सूचक है। अम्ल क्षार के कृत्रिम सूचक है मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थेलिन। कुछ गंधी सूचक है। अब अगर प्राकृतिक सूचक की बात करें, लिटमस तो है ही, इसके अलावा हल्दी भी है। ये अपन ने नॉर्मली देखा होगा, कोई कपड़े पे यदि हल्दी लग जाती है और उसको अपन साबुन से धोते हैं तो उसका हल्दी का कलर पीला है, वो कपड़ा ऐसा लाल लाल सा होने लगता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक सूचक में हल्दी भी होती है, एक हाइड्रेंशिया भी होता है, एक पिटूनिया नामक भी कुछ पौधे से प्राप्त वो भी होते हैं। तो काफ़ी होते हैं प्राकृतिक सूचक, लेकिन कृत्रिम सूचक में ये दो ही महत्वपूर्ण है, मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थेलिन। गंधी सूचक में जैसे प्याज का रस है, वेनिला है, और लौंग का तेल। लौंग जो गरम मसाला आता है वही लौंग है, जो इस टाइप में रहता है, इस प्रकार का होता है लौंग। तो ये प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, इनमें काफ़ी गंध रहती है, काफ़ी स्मेलदार पदार्थ होते हैं। अम्लीय माध्यम में इसकी स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही इनको, प्याज का रस है या वेनिला है या लौंग का तेल है, इनको क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो इनमें कोई गंध नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग माध्यम में अम्लीय और क्षारीय माध्यम की पहचान कर सकते हैं कि प्याज का रस या वेनिला या लौंग का तेल कोई गंध नहीं दे रहा है, स्मेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये माध्यम क्षारीय है। यदि अम्लीय माध्यम होगा तो इसकी गंध और तीक्ष्ण हो जाती है। इस प्रकार से अम्ल क्षार सूचक द्वारा अपन अम्ल तथा क्षारक पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण अम्लों और क्षारों की विभिन्न पदार्थों के साथ होने वाली अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया की हम बात करेंगे। ये इसकी पहले एक बार अध्याय फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर में, अभ्यास प्रश्नों में ये क्वेश्चन आ चुका है। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल प्लस धातु उत्पाद बनेगा लवण
प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके उदाहरण आप अलग अलग अम्ल ले सकते हैं, उसके साथ अलग अलग धातुओं की क्रिया करवा सकते हैं। ये HCl जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मान लो धातु Fe के साथ अभिक्रिया करेगी तो यहाँ पर FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, यहाँ H2 गैस बन रही, यहाँ H है एक ही है तो यहाँ पर 2 कर दिया। अब हमें पता है तो Fe है, ये यहाँ से H को छोड़ दो, जो H है ये निकल कर, और इसको रटना नहीं है, जो HCl अम्ल है या Fe है, Fe यहाँ के जो भी Cl है या जो भी ऋण आवेश है उसके साथ जुड़ के लवण बनाएगा तो FeCl2 बना दिया। और यहाँ पर जो H है, यदि H2 भी होएगा, कई बार H होएगा, H है फिर भी H2 गैस बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के H2 गैस बना रहा है। अब H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में 2 H2 होते हैं, यहाँ एक है तो अपन ने 2 कर दिया, और क्लोरीन भी 2 हो गई, यहाँ पर 2 की ही ज़रूरत है। इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ धातु है वो यहाँ के जो ऋण आवेश है उसके साथ जुड़ के लवण बना देगा, और जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बना देंगे। तो इसका एक और उदाहरण लिख लेते हैं अपन, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अपन करवा देते हैं मान लो किसी दूसरे धातु मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पर ये यहाँ का ऋण आवेशित भाग है, ये Mg है, तो यहाँ पर MgSO4 बन जाएगा, और यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, H2 गैस। ये मैग्नीशियम सल्फेट लवण बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गया। इस प्रकार से अपन बहुत सारे उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे और HCl अम्ल की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं कैल्शियम के साथ, तो यहाँ से CaCl कैल्शियम क्लोराइड लवण बन गया और H2 गैस। यहाँ पर कैल्शियम Ca+2 होता है, तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2 का आना जरूरी है, जो अपन पहले अध्याय 1 में संतुलन में पढ़ चुके हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड का लवण बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गया। इस प्रकार से अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया से लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है अम्लों तथा धातुओं की। अगली अभिक्रिया है अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया। अम्लों तथा कोई अम्ल और कोई क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवा दें तो क्या उत्पाद बनेगा और उस अभिक्रिया का क्या अपन नाम देंगे। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब सीधा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसमें क्या उत्पाद बनेंगे तथा इसको उदाहरण सहित समझाओ। या सीधा एक पूछ लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाओ, तो परिभाषा लिखते हुए इसके आपको 1-2 उदाहरण लिखने हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया को, क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप कोई भी अम्ल किसी भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा दो और इस अभिक्रिया में उत्पाद लवण तथा जल बनते हैं। इसमें उत्पाद लवण तथा जल बनते हैं। यहाँ पर उत्पाद में लवण तथा जल बनेगा। यदि उदाहरण की बात करें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, अभिक्रिया करवाओ। यहाँ पर देखिए उत्पाद बनेगा लवण तथा जल। तो यहाँ से ये हमेशा ध्यान रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल का
H और क्षार का OH ये जुड़ के H और H2 और O इसके साथ है, तो यहाँ पर जल बनेगा, ये H2O बनेगा इस प्रकार से। और जो यहाँ पर ये भाग और ये इसका प्लस वाला भाग जो प्लस का आवेश रखता है, यहाँ अम्ल का जो माइनस का आवेश रखता है, ये जुड़ के क्षार का निर्माण करेंगे, तो सॉरी लवण का निर्माण करेंगे। यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बन गया और जल बन गया। मतलब यहाँ अम्ल जलीय विलयन में H+ त्यागता है, क्षार OH- त्यागता है, अर्थात यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, ये आपस में जुड़ के जल H2O, H और H2 और O, ये माइनस का ये प्लस का, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा। इस प्रकार से जल के अणु का निर्माण हो जाएगा। और इसके अलावा जो पीछे बचे हैं ना, ये मिलके लवण का निर्माण कर देंगे। ये सोडियम क्लोराइड कितना कॉमन लवण है, इसको अपन नमक कहते हैं या साधारण नमक कहते हैं, यही है। अब इसके और उदाहरण लिखें अगर, तो इसके अलावा दूसरा यदि अम्ल लें तो H2SO4 अम्ल है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो वापस वही ये दोनों मिलके जल का निर्माण करेंगे और ये मिलके क्षार का निर्माण, लवण का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर वापस वही K2SO4 प्लस H2, क्योंकि ये हमें नॉर्मली अपन पहले आयनिक यौगिक कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से आयनों की संख्या को अपन देखते हैं 1 या 2, तो यहाँ पर K+1 है, SO4 -2 होता है, इसलिए यहाँ पर K2 आएगा। ये तो अपन पहले समझ चुके हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमारा में समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पर K2SO4 लवण बन गया, पोटेशियम सल्फेट और जल बन गया। अब यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर K है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 करना पड़ेगा, और 2 करने से अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ जल के अणु भी 2 बन जाएंगे, बस और कुछ नहीं बनेंगे। वही लवण रहेगा, वही जल का अणु बनेगा, लेकिन थोड़ा आप संतुलित नहीं है तो उसको ध्यान से संतुलित कर दें। इस प्रकार से हम और भी अम्लों तथा क्षारकों की अभिक्रिया करवा के और भी प्रकार के लवण और जल बना सकते हैं। इस प्रकार से उदासीन अभिक्रिया को अपन समझा सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगली अभिक्रिया है अम्ल तथा क्षार के जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारकों की जल के साथ अभिक्रिया, अर्थात अपन अम्ल या किसी क्षारक को जल में डालेंगे तो किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे। तो पहले अपन कोई अम्ल है, इसका उदाहरण लेते हैं। अम्ल के साथ उदाहरण HCl अम्ल है, और यदि इसमें अपन जल में डालेंगे तो इससे पहले एक बात तो महत्वपूर्ण बात है कि जब अपन अम्ल या क्षारक को जल में डालेंगे ना, जल के साथ मिलाएंगे, तो ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इसलिए जल में अम्ल तथा क्षारक को बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हिलाते हुए परख नली को उसमें डालना पड़ता है। यदि एक साथ डालेंगे तो उसमें विस्फोटक के रूप में एकदम से वो परख नली से बाहर उछल सकता है, अम्ल क्षार वगैरह, तो वो काफ़ी हानिकारक भी होते हैं। तो एक बिंदु अपन लिख लेते हैं कि अम्लों तथा क्षारकों की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोष में तो ऊष्मा देनी पड़ती है, लेकिन ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है।
तो अब अपन उदाहरण की बात करें, पहले एक अम्ल का उदाहरण लें। तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको यदि अपन जल में मिलाएंगे तो ये H+ अपने पहले भी पढ़ा, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा H+ और ये Cl-, H+ और Cl-, इस प्रकार से अम्ल आयन में टूट जाएगा। तथा बात यहाँ तक भी नहीं रुकेगी, यहाँ पर जो H+ आयन बना है ये उस माध्यम में स्वतंत्र नहीं रहेगा, ये H+ आयन जल के अणु के साथ जुड़ के एक और आयन बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए H2O है और ये H+ भी इसके साथ जुड़ेगा, तो H हो गए 3, हाइड्रोजन 2 और एक ये 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, H3O बन जाएगा। अब इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर आवेश नहीं है, तो ये कण धन आवेशित रहेगा, इसके ऊपर एक प्लस का आवेश रहेगा, इसको जोड़ने से सीधा सीधा H3O+ दिख रहा है। और इस प्रकार से यदि अपन किसी अम्ल को जल में मिलाएंगे या किसी अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो जो H+ आयन त्यागेंगे वो जल के अणु के साथ जुड़ के इस प्रकार का एक आयन बनाएंगे H3O+, और इस आयन का नाम है हाइड्रेनियम आयन। हाइड्रेनियम आयन ये काफ़ी अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब अम्ल को जल में घोलेंगे या अम्ल का जलीय विलयन बनाएंगे तो कौन सा आयन बनेगा, यहाँ पर हाइड्रेनियम आयन H+ आयन बनेगा, लेकिन ये H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहेगा, ये जल के अणु के साथ जुड़ के इस प्रकार से हाइड्रेनियम आयन बना। फिर उदाहरण अपन लें क्षार का। क्षारक अपने जैसे पहले ही पढ़ा है, क्षारक जलीय माध्यम में OH- आयन देते हैं, जैसे ये क्षारक है NaOH, ये जल है तो ये Na+ और OH-, बस नॉर्मली इस प्रकार से आयनों में टूट जाएगा। कोई दूसरे क्षारक भी लेंगे तो वो भी जलीय विलयन में या जल में इस प्रकार से आयनों में टूट जाएगा। तो ये होगी जल के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा अगला बिंदु है अम्ल और क्षारक की प्रबलता, कि कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, कौन सा क्षारक प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, इसके अपन कैसे पहचान करेंगे। कोई न कोई इसकी माप का कोई अंदाज़ा या कोई पैमाना या कोई इकाई होनी चाहिए। तो अब अपन पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता का मापन। अपन किसके आधार पर मापन करेंगे कि कौन सा अम्ल है जो प्रबल अम्ल है, ज़्यादा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति है, कौन सा क्षारक है जो ज़्यादा क्षार की प्रवृत्ति रखता है, या कौन कम क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, कौन दुर्बल है, कौन प्रबल है, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए इनके लिए एक pH मान निर्धारित होता है, और उस pH मान के आधार पर एक pH स्केल बनी हुई है, उस pH मान के आधार पर अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता का आंकलन किया जाता है। तो अपन उस पर बात करें, वैसे pH का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, जो आयन होते हैं, जैसे अम्ल है जो जल में H+ आयन देते हैं, क्षार है OH- आयन देते हैं। तो यदि H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है, या जो अम्ल जल में H+ आयन ज़्यादा देते हैं वो ज़्यादा अम्लीय है, और वो क्षार ज़्यादा प्रबल होंगे जो क्षारीय या जलीय माध्यम में OH- ज़्यादा देते हैं वो ज़्यादा क्षारीय होंगे। तो इसके लिए इन सब की कैलकुलेशन को मिलाते हुए pH स्केल बना दी, pH मान निकालते हैं और उसको अपन कहते हैं pH स्केल। इस प्रकार से अपन एक pH स्केल बनाएंगे जिसमें
इस प्रकार से एक स्केल बनाई जाती है। इसमें 0 से 14 तक के मान होते हैं इस स्केल पर। यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर लास्ट मान होता है 14 और इसके बराबर बीचों बीच मान होता है 7। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इस प्रकार से मान होते हैं इस स्केल पर। 7 से जिस किसी पदार्थ या विलयन का मान पीएच मान 7 से कम होएगा वो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होएगा वो क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थ या विलयन होंगे, और जिसका मान बराबर 7 है पीएच मान वो उदासीन कहलाते हैं। तो यहाँ पर पदार्थों की प्रवृत्ति होगी वो होगी अम्लीय। यहाँ पर जो होंगे पीएच मान वाले वो होंगे क्षारीय। ये होंगे क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 है वो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय। वो न तो अम्लीय है न क्षारीय है, जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन है, ठीक है। तो अब देखें, जैसे जैसे पीएच मान 0 से 7 की ओर बढ़ता है, क्षारीय अम्लीय प्रवृत्ति कम हो रही है, स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं तो उदासीन हो गई। और 7 से जैसे 14 तक बढ़ रहे हैं, क्षारीय प्रवृत्ति का मान बढ़ रहा है, तो 7 उदासीन है। 7 से जैसे जैसे 0 की ओर बढ़ते जाएंगे अम्लीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा, और 7 से 14 तक बढ़ते जाएंगे क्षारीय प्रवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जिसका पीएच मान ज़्यादा है वो कम अम्लीय होगा। जैसे मान लो उदाहरण लें, एक विलयन है, ए विलयन, उसका पीएच मान है 5, और एक विलयन बी है, उसका पीएच मान है 2। तो इसमें ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी है? तो इस बी वाले की, क्योंकि उदासीन से अपन 0 की ओर बढ़ते हैं तब अम्लीय प्रवृत्ति आती है। तो जितना ज़्यादा 0 के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा अम्लीय मान होएगा। तो यहाँ पर विलयन बी अधिक अम्लीय है या प्रबल अम्ल है, जबकि क्षार में इसका विपरीत है। यदि कोई मान लो पीएच मान यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, कोई मान लो एक विलयन का पीएच मान है 9 ए का, और बी का पीएच मान है वो है 12, तो यहाँ पर ज़्यादा क्षारीय विलयन बी होएगा, क्योंकि 7 उदासीन है। आगे बढ़ने से क्षारीय मान आ रहा है, तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्षारीय मान ज़्यादा होएगा, और जितना नीचे की ओर 0 की ओर बढ़ेंगे उतना अम्लीय मान ज़्यादा होएगा। तो ये होती पीएच मान, ये होती पीएच स्केल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पीएच का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। पीएच का महत्व, कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान अगर देखें तो हमारे रुधिर का पीएच, ब्लड, जिसको कहते हैं रुधिर, रक्त, खून, ना, इसका पीएच मान होता है लगभग 7.4। अब ये अम्लीय है या क्षारीय है? यदि 7 होता तो उदासीन, लेकिन 7 से थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये है हल्का क्षारीय है। ज़्यादा क्षारीय नहीं है, कि 7.4 है, इसका मतलब है क्षारीय प्रवृत्ति, हल्का क्षारीय है। तो ये हमारे रुधिर की पीएच होती है। ये पीएच मान विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए, हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसको अच्छे से, उसके सुचारू रूप से होने के लिए पीएच मान मेंटेन होना जरूरी है। तो हमारे शरीर का, रुधिर का, लार का पीएच मान लगभग 7.4 के आसपास ही बना रहता है। इसी प्रकार वर्षा जल का पीएच मान भी यदि बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यदि पीएच मान तालाबों का, झीलों का मान कम या ज़्यादा हो जाए तो उसमें विभिन्न जलीय जंतु, पादप, उनकी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। यदि मृदा का पीएच मान भी गड़बड़ा जाए, एक निश्चित मान से उसका मान कम या ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियाँ भी नष्ट हो सकती है।
और इस प्रकार से हर एक जैविक क्रिया के लिए पीएच मान का भी मेंटेन होना, एक निश्चित सीमा में बने रहना जरूरी होता है। इनका संतुलन बहुत जरूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे रक्त का पीएच, ये है। और एक शब्द आएगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कब कहलाएगी अम्लीय वर्षा? जब वर्षा जल का पीएच, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो। 5.6 से यदि पीएच मान कम है तो वो बरसात अम्लीय बरसात कहलाएगी। यदि इससे ज़्यादा है तब तक अब हल्का अम्लीय, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा, हानिकारक नहीं रहेगा। अब जैसे कई बार अपन देखते हैं अम्लीय बरसात विभिन्न तालाबों और नदियों की पीएच को मान को गड़बड़ा कर उसके मेंटेनेंस को बिगाड़ देती है। जैसे एक और उदाहरण है जो विश्व के प्रमुख धरोहर में हमारा ताजमहल है, जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, विभिन्न फैक्ट्रियों की वजह से, धुएं की वजह से जो बरसात होती थी उसमें उसका पीएच मान 5.6 से कम होता था, अम्लीय बरसात होती थी, जिससे उसकी सुंदरता को नुकसान पहुँचता था वो। तो इसलिए अभियान के तहत वहाँ पर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा दिया गया था, आसपास की इंडस्ट्रीज़ को। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पीएच मान। ये रुधिर का, वर्षा जल का जो पीएच मान 5.6 से कम हो तो वो अम्लीय बरसात कहलाएगी। और इसी हिसाब से एक और देखें, हमारे मुंह का पीएच मान, ये भी मेंटेन होना जरूरी है। कई बार अपन ज़्यादा लगातार खट्टे पदार्थ खाएंगे तो हमारे दांतों को क्षय होता है। तो जो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होता है, दांतों को नुकसान होता है, दांत घिसते हैं, दांतों का क्षय होता है। अब इसका महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर इसको अपन उदाहरण से समझें तो अपन कई बार नींबू पानी पी के फिर दांतों को आपस में रगड़ते हैं तो ऐसे चिपकते लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे आपस में चिपक जाएंगे या बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं साफ हो गए। वो साफ नहीं, उसके ऊपर से उसमें घिसावट शुरू हो जाती है, इसलिए वैसा लगता है। तो ये 3 मान हैं, रुधिर का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय बरसात कहलाएगी। और यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।